कल्पना कीजिए कि एक दिन आपको एक ऐसा दरवाजा मिले जो किसी दूसरी दुनिया से जुड़ा हो और वहां से सीखी गई कोई भी चीज या कौशल आप असली दुनिया में वापस ला सकें। कहानी की शुरुआत होती है जब एक लड़की को कुछ आदमी परेशान कर रहे होते हैं। हालांकि हम यूया से मिलते हैं, एक लड़का जो उन आदमियों के खिलाफ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसे मोटा और बदसूरत कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे पीट देते हैं। आखिरकार पुलिस आ जाती है और वे आदमी भाग जाते हैं। लड़की उसकी मदद के लिए उसे धन्यवाद देती है, लेकिन यूया कहता है कि वह ठीक है और वहां से चला जाता है। हमें पता चलता है कि उसके दादा ने उसे हमेशा दयालु रहने और जरूरतमंदों की मदद करने की सीख दी थी। जब वह घर पहुंचता है तो हम देखते हैं कि उसका घर गंदी बातों वाली ग्राफिटी से भरा हुआ है। हमें पता चलता है कि बचपन से ही सब उसे तंग करते थे। उसके माता पिता ने भी उसके साथ बुरा किया क्योंकि उसके भाई बहन सुंदर थे लेकिन वह बदसूरत था। मिडिल स्कूल में हालात और खराब हो गए क्योंकि स्कूल में उसे पीटा जाता था। सिर्फ उसके दादा ही उसका ख्याल रखते थे और हमेशा उसे याद दिलाते थे कि दयालु रहना ही उसे खुश रखेगा। आखिरकार उसके दादा का निधन हो गया, लेकिन वे अपना घर और सारी जमा पूंजी उसी के नाम छोड़ गए। उसके माता पिता ने वसीयत को चुनौती देने की कोशिश की, लेकिन अंत में यूया को सब कुछ मिल गया, पर उसके माता पिता ने उसे पूरी तरह से छोड़ दिया। इसीलिए वह अकेला रहता है और हर दिन पार्ट टाइम काम करता है। स्कूल में यूया मिडिल स्कूल से ग्रेजुएट हो रहा है, लेकिन उसकी ईयरबुक में उसके बारे में सिर्फ बुरी टिप्पणियां लिखी हैं। जैसे ही वह जाने की कोशिश करता है, उसके बदमाश उसे रोक लेते हैं। वे उसे याद दिलाते हैं कि भले ही वह ग्रेजुएट हो रहा है, वह अब भी उनका चपरासी ही रहेगा। यूया कहता है कि उसे अपनी नौकरी पर जाना है, लेकिन बदमाश उसे पीट देते हैं और हम देखते हैं कि उसका भाई और बहन बस दूर से यह सब देख रहे हैं। जब वह आखिरकार अपनी नौकरी पर पहुंचता है तो उसका बॉस उसकी लेट लतीफी से तंग आ चुका होता है और उसे कहता है कि अब दोबारा मत आना। घर पर यूया उदास मन से खाना खाता है और जब वह खुद को आईने में देखता है तो गुस्से में आकर आईना तोड़ देता है, यह सोचते हुए कि उसकी ग्रेजुएशन के बाद भी कुछ नहीं बदलेगा। वह दीवार पर मुक्का मारता है और अचानक वहां एक छुपा हुआ कमरा खुल जाता है। कमरे में कई अजीब चीजें पड़ी होती हैं और यूया सोचता है कि ये जरूर उसके दादा की यात्राओं से लाई गई यादगारें होंगी। उसे एक अजीब दरवाजा मिलता है और जब वह उसे खोलता है तो वह एक अजीब कमरे में खुलता है। जैसे ही एक नोटिफिकेशन आता है वह डर जाता है। जब वह उसे पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि वह दरवाजा किसी दूसरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। उसे कई नोटिफिकेशन मिलते हैं जो उसे विभिन्न सुविधाओं के बारे में बताते हैं, जैसे कि वस्तुएं संग्रहित करने की क्षमता, और वह यह नियंत्रित कर सकता है कि दरवाजे का उपयोग कौन कर सकता है। हालांकि वह इन सुविधाओं से उलझन में है, लेकिन उसे लगता है कि यह सिस्टम किसी खेल जैसा है, इसलिए वह अपना स्टेटस चेक करने का फैसला करता है। लेकिन जब वह उसे देखता है तो यह देखकर वह टूट जाता है कि उसके सारे आंकड़े बहुत ही कम हैं। वह कमरे के चारों ओर देखता है और जब वह बाहर देखता है तो पाता है कि यह सचमुच एक दूसरी दुनिया है। उसे मेज पर एक नोट मिलता है। हालांकि वह पहले उसे पढ़ नहीं पाता, लेकिन उसके पास एक भाषा कौशल है जो उसे समझने में मदद करता है। उसे पता चलता है कि इस घर का मालिक एक महान अर्श था, लेकिन वह मरने वाला है, इसीलिए उसने यह घर छोड़ दिया ताकि जो भी इसे पाए वह इसका नया मालिक बन जाए, जिसमें इसकी सारी संपत्ति भी शामिल है। यह घर जादू से सुरक्षित है, इसलिए मालिक के अलावा कोई भी इसमें घुस नहीं सकता। उसे अंदर बहुत सारे हथियार मिलते हैं, लेकिन जब वह उन्हें ध्यान से देखता है तो पाता है कि वे असाधारण वस्तुएं हैं और बेहद खतरनाक हैं। वह बाहर जाकर अपनी तलवार घुमाने की कोशिश करता है। वह गिर जाता है, लेकिन फिर भी एक बुनियादी तलवार कौशल सीखने में सफल हो जाता है। सोचते हुए कि यह उपयोगी हो सकता है, यूया हर हथियार के साथ अभ्यास करता है और पाता है कि वे सभी भगवान स्तरीय वस्तुएं हैं, जिससे उसे कई कौशल प्राप्त होते हैं। इसके बावजूद उसके आंकड़े अभी भी स्तर 1 पर ही रहते हैं और वह सोचता है कि इसे कैसे बढ़ाया जाए। वह हथियारों को अपनी भंडारण में रख देता है, लेकिन अचानक एक राक्षस हमला कर देता है। यूया डर जाता है, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास होता है कि उसका घर सुरक्षित है। राक्षस एक स्तर 300 का ब्लडी ओगर है और वह जादुई दीवार पर जोर से टकराता है। वह एक पेड़ पकड़ता है और उसे तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन यह काम नहीं करता। यूया सोचता है कि उसे पलटकर हमला करना चाहिए, इसलिए वह अपना भाला फेंकता है जो सीधे राक्षस के आर पार चला जाता है और एक ही बार में उसे मार देता है। भाला उसके पास लौट आता है और राक्षस गायब हो जाता है, जिससे कई वस्तुएं गिर जाती हैं। यूया अचानक स्तर 100 पर पहुंच जाता है और अपने आंकड़े देखकर हैरान रह जाता है। सारे अंक बांटने के बाद यूया तय करता है कि आज के लिए इतना ही काफी है, और जब वह बाहर जाने की कोशिश करता है तो उसे एक कैश आउट विकल्प मिलता है जो राक्षस से मिली वस्तुओं को पैसे में बदल देता है। यूया यह देखकर उलझन में पड़ जाता है, लेकिन खुशी खुशी इसे स्वीकार कर लेता है। उस रात बाद में यूया के शरीर में बदलाव आता है क्योंकि उसका शरीर पूरी तरह से बदल जाता है, और जब वह जागता है तो पाता है कि उसका शरीर अलग है और उसके कपड़े अब उस पर फिट नहीं आते। उसे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है और उसकी आईना अभी भी टूटी हुई है, इसलिए वह कुछ कपड़े ढूंढने का फैसला करता है। संत के घर में जादुई कपड़े हैं जो आकार में स्वतः समायोजित हो जाते हैं और कई तरह के जादुई लाभ प्रदान करते हैं। यूया संत की पहचान के बारे में सोचता है और अपने बगीचे के चारों ओर देखता है। अचानक उस पर एक लेवल 200 के स्लाइम मॉन्स्टर का हमला हो जाता है, लेकिन इस बार यूया आमतौर पर अपनी भाला निकालता है और आसानी से उस मॉन्स्टर को नष्ट कर देता है। उससे कुछ कॉफी स्लाइम और एक दुर्लभ हार गिरता है जिसमें उसकी जादुई शक्ति को पुनर्स्थापित करने की क्षमता होती है। वह फिर से लेवल अप हो जाता है, उसे एक उपस्थिति पहचानने की क्षमता मिलती है और वह पहले ही लेवल 150 पर पहुंच चुका है। वह कुछ कॉफी स्लाइम चखता है और वास्तव में ये काफी अच्छा होता है। वह तय करता है कि उसने जो पैसे कमाए हैं उनसे एक नया यूनिफॉर्म खरीदेगा और उसे हाई स्कूल शुरू होने तक तैयार करने का ऑर्डर देता है। इसके बाद वह हर दिन दूसरी दुनिया में बिताता है और वह खुद का आनंद लेने लगता है, यहाँ तक कि अपनी उदासी को भी भूल जाता है। वह ट्रेनिंग करता और दूसरी दुनिया के बारे में जितना संभव हो सके उतना सीखता है। एक एलीट गोब्लिन उसके घर पर हमला करता है, लेकिन यूया अब पूरी तरह बदल चुका है। वह कुशलता से उससे लड़ता है और यहाँ तक कि एक कौशल का उपयोग करके गोब्लिन को नष्ट भी कर देता है। समय तेजी से बीतता है और हाई स्कूल की शुरुआत आ जाती है और हर कोई तुरंत उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। यहाँ तक कि उसके भाई बहन भी उससे प्रभावित नजर आते हैं। क्लास में उसके बुलीज उसे संपर्क करते हैं, लेकिन वे उसे पहचान नहीं पाते, सोचते हैं कि वह कोई ट्रांसफर स्टूडेंट है। जब वह उन्हें बताता है कि वह यूया है तो सभी हैरान रह जाते हैं और उस पर विश्वास नहीं करते। जब वह बाथरूम जाता है तो अपने रूपांतरण के बाद पहली बार खुद को देखकर पूरी तरह चौंक जाता है। क्लास के बाद उसके भाई और बहन उससे संपर्क करते हैं, ये जानना चाहते हैं कि उसने इतनी बड़ी बदलाव कैसे कर ली और उसे हारा हुआ कहते हैं। लेकिन अचानक एक लिमो रुकती है और वह लड़की जिसे उसने बचाया था उसे ढूंढ रही होती है। वह सोचता है वह लड़की कौन है, वह उसे याद दिलाती है उसने उसकी जान बचाई थी। यूया सोचता है उसे उसका नाम कैसे पता चला। वह स्वीकार करती है उसने उसके बारे में पता किया क्योंकि वह धन्यवाद करना चाहती थी और अपना नाम काउरी बताती है। वह सोचती है क्या वह ओसिया अकादमी में शामिल होना चाहेंगे और यूया इसे सुपर एलीट के लिए एक अकादमी के रूप में पहचानता है। हमें पता चलता है कि काउरी इस छात्र परिषद में है और उसके पिता अकादमी के चेयरमैन हैं। यूया इस प्रस्ताव से खुश होता है, लेकिन सोचता है कि वह इतनी प्रतिष्ठित
प्रतिष्ठित अकादमी में शामिल होने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान नहीं है। उसका भाई बीच में टोकता है, अकादमी में शामिल होने की इच्छा जताता है और कहता है कि वे युया से पढ़ाई और खेल दोनों में बेहतर है। लेकिन काओरी मना कर देती है क्योंकि वे युया का अपमान कर रहे हैं, जबकि वह उसका हीरो है और वह बताती है कि उसने पहले ही उनके बारे में पता कर लिया है और युया के खिलाफ उनके सारे बुरे व्यवहार को जानती है। वह आगे युया से कहती है कि उनकी अकादमी में सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि व्यक्तित्व को भी महत्व दिया जाता है, इसलिए उसके लिए दाखिला लेना कोई समस्या नहीं होगी। उसकी सहाय का सुझाव देती है कि युया को अकादमी दिखा दी जाए, तो काओरी उसे अपने साथ ले जाती है और वे दोनों वहां से चले जाते हैं, जबकि उसके भाई बहन इस पर यकीन नहीं कर पाते कि क्या हुआ। वे अकादमी पहुंचते हैं और यह एक प्रसिद्ध स्कूल है जिसमें उत्कृष्ट छात्र पढ़ते हैं। वह चेयरमैन सुकासा से मिलता है जो अपनी बेटी को बचाने के लिए उसका धन्यवाद करते हैं। युया कहता है कि यह कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन काओरी कहती है कि वही अकेला था जिसने उसकी मदद की। सुकासा उसे स्कूल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं और उसकी ट्यूशन फीस देने की पेशकश करते हैं ताकि वह उसकी बेटी की मदद कर सके। लेकिन युया हिचकिचाता है, सोचता है कि वह फिट नहीं बैठेगा क्योंकि आमतौर पर केवल प्रतिभाशाली लोग ही स्वीकार होते हैं। सुकासा कहते हैं कि प्रतिभाशाली भी सामान्य लोग हैं जिन्होंने सही तरीके से मेहनत करना और कम समय में काम करना सीखा है। लेकिन युया सोचता है कि वे जन्मजात प्रतिभा के साथ आते हैं। सुकासा बताते हैं कि हर किसी के पास अपनी प्रतिभा होती है और चुनौतियों का सामना कर वह अपनी प्रतिभा जान जाएगा क्योंकि वह अभी युवा है। वह युया को सुझाव देता है कि वह एक दिन के लिए स्कूल आजमा कर देखे। टीचर सवादा अंदर आती है। सुकासा उन्हें प्रसिद्ध वैज्ञानिक बताते हैं और उनकी कक्षाएं लोकप्रिय व समझने में आसान है। युया पहली कक्षा के लिए तैयारी करता है और सोचता है कि वह अपनी क्षमता से बाहर तो नहीं जा रहा, लेकिन उसे लगता है कि चीजें उसकी सामान्य स्कूल से बुरी नहीं होंगी। उसे बुलाया जाता है, वह परिचय देता है और सभी छात्र हैरान रह जाते हैं। वह सोचता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, जबकि वे उसकी खूबसूरती से हैरान है। वह पीछे बैठता है और बगल की लड़की के साथ किताब साझा करता है, लेकिन वह लड़की उससे दूरी बनाती है जिससे उसे लगता है कि शायद वह उसे पसंद नहीं करती। काओरी सोचती है कि क्या युया अपनी कक्षा में घुल मिल पाएगा, और जैसे जैसे कक्षा आगे बढ़ती है उसे कक्षा काफी सामान्य लगती है। बस छात्र बहुत ज्यादा सक्रिय और उत्साही हैं। ब्रेक के दौरान कई छात्र उससे दोस्ती करने की कोशिश करते हैं और उसे पूछते हैं कि क्या वह कोई आइडल है और क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। रियो नाम का एक छात्र उन्हें परेशान करने से रोकता है और वह योया को कैफेटेरिया में लंच के लिए ले जाता है। योया मेन्यू देखकर हैरान रह जाता है और सब कुछ मुफ्त है, इसलिए योया को लगता है जैसे वह किसी सपने में है। वे एक और छात्र शिंगो के साथ बैठते हैं। वे एनीमे के बारे में बात करने लगते हैं और योया हैरान रह जाता है कि वे भी उसी की तरह है। जब वह खा रहा होता है तो उसे महसूस होता है कि हर कोई उसे देख रहा है और उसे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वह अलग यूनिफॉर्म पहने हुए है। शिंगो उससे पूछता है कि क्या वह किसी क्लब में है, लेकिन योया कहता है कि वह किसी भी क्लब का हिस्सा नहीं है। रियो भी किसी क्लब में नहीं है, लेकिन इसका कारण यह है कि वह हर तरह के खेल में अच्छा है और सिर्फ एक चुनने में उसे दिक्कत होती है। शिंगो बताता है कि वह गेमिंग क्लब का हिस्सा है और योया हैरान रह जाता है कि स्कूल में कंसोल्स की अनुमति है। जब वे वीडियो गेम्स की बात करते हैं योया उनके साथ ज्यादा सहज महसूस करता है। दिन के अंत में वह सुकासा से मिलता है और मानता है कि उसने अच्छा समय बिताया और योया ने फैसला किया। वह तय करता है कि वह स्कूल में शामिल होना चाहता है। कमरे से बाहर निकलते ही उसकी मुलाकात काओरी से होती है जो जानना चाहती है कि क्या वह स्कूल आ रहा है। वह उसे अपना फैसला बताता है और वह खुश होती है कि उसने रुकने का फैसला किया। वह उसे स्कूल के बाद साथ चलने को कहती है और वे एक लोकप्रिय इलाके में दुकानों को देखते हैं। युवा सोचता है कि क्या यही वह जगह है जहां काओरी अपने दोस्तों के साथ घूमती है, लेकिन वह बताती है कि वह ज्यादा बाहर नहीं जाती क्योंकि लोग उसके परिवार और उसके पिता को लेकर झिझकते हैं। लेकिन वे कहती है कि युवा अलग है। युवा घबरा जाता है, इसलिए वह सुझाव देता है कि क्यों न क्रेप शॉप देखी जाए। कीमतें देखकर वह खुश होता है कि वह दूसरी दुनिया से पैसे निकाल रहा है। जब वे दोनों क्रेप्स का स्वाद लेते हैं तो वे अच्छा समय बिताते हैं और युवा बाकी फ्लेवर भी आजमाना चाहता है, लेकिन अचानक उसे लगता है कि अगर वह ज्यादा खा लेगा तो शायद वह अपनी असली शक्ल में लौट आएगा। वह काओरी से पूछता है कि जब वह इतना बदल गया था तो उसने उसे कैसे पहचाना, लेकिन वह कहती है कि भले ही वह थोड़ा पतला हो गया है, उसने उसे उसकी आंखों से पहचान लिया क्योंकि उसकी आंखें अभी वैसी ही हैं। वह उसे अपने क्रेप का एक टुकड़ा चखने के लिए देती है क्योंकि वह दूसरे फ्लेवर आजमाना चाहता था। तो वह एक बाइट लेता है लेकिन थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है। वह समझती है कि वह कैसा महसूस कर रहा है, लेकिन वह भी उसे बाइट ऑफर करता है। वह घबराकर स्वीकार करती है, बाइट लेती है और कुछ लड़कियां उन्हें देखती हैं, सोचती हैं कि वे दोनों प्यारे लगते हैं। उस रात बाद में युया फैसला करता है कि वह फिर से दूसरी दुनिया जाएगा और पूरी आर्मर पहन लेता है। वह अंदर जाता है और सामने आने वाले राक्षसों का सामना करता है। हालांकि वह अभी भी डरा हुआ है। वह उन्हें काट देता है और देखता है कि उसका लेवल 235 हो गया है, लेकिन उसे एहसास होता है कि अब उसका लेवल बढ़ने की गति काफी धीमी हो गई है, इसलिए वह अपने घर से बाहर निकलकर और भी ताकतवर राक्षसों से लड़ने के बारे में सोचता है। अकादमी में बिताए अपने समय के बारे में सोचते हुए युवा एक नई चुनौती पाना चाहता है, लेकिन जैसे ही वह अपने गेट से बाहर निकलता है अचानक उसे एक चीख सुनाई देती है। वह अपनी भाला निकालता है और चीख की ओर दौड़ पड़ता है। वह देखता है कि कई सैनिकों को बेरहमी से मार डाला गया है। वह एक राक्षस को देखता है और पता चलता है कि वह एक लेवल 200 का गोब्लिन जनरल है। युवा समझ जाता है कि यह खतरनाक है, लेकिन वह उसके पीछे एक लड़की को देखता है। वह उस पर अपना भाला फेंकता है, लेकिन गोब्लिन उसे रोक देता है। हालांकि उसी पल युवा अपने पैर के साथ जोर से नीचे गिरता है और गोब्लिन हार जाता है। वह लड़की की ओर मुड़ता है, लेकिन वह उसे पुकारती है क्योंकि उसके पीछे एक और गोब्लिन है। वह उछलकर दूर जा गिरता है और उसे महसूस होता है कि यह गोब्लिन उससे ज्यादा ताकतवर और तेज है, लेकिन युवा हार नहीं मानता। सोचता है कि उसके पास और भी ताकतें हैं। वह अपने भाले का इस्तेमाल कर गोब्लिन के ऊपर से छलांग लगाता है और फिर अपने धनुष से तीरों की बौछार करता है। इसके बाद वह फिर से अपनी तलवार निकालता है और गोब्लिन को 2 हिस्सों में काट देता है। वह लड़की की हालत देखने जाता है और इस दुनिया के अन्य इंसानों के बारे में सोचता है, लेकिन लड़की बेहोश हो जाती है। तभी उसे कुछ लोगों के आने की आहट सुनाई देती है, तो वह खुद को छुपाने के लिए इनविजिबिलिटी स्किल का इस्तेमाल करता है। कुछ शूरवीर लड़की को ढूंढते हुए आते हैं और हमें पता चलता है कि वह लड़की एक राजकुमारी है जिसका नाम लेक्सिया है। अपने घर लौटकर युया उस मुलाकात के बारे में सोचता है और सोचता है कि क्या लड़की ठीक है, लेकिन चूंकि उसकी मदद के लिए शूरवीर आ गए थे उसे लगता है कि वह ठीक होगी। अपनी शर्ट को देखते हुए वह सोचता है कि उसे कुछ नए कपड़े खरीदने चाहिए क्योंकि उसने दूसरी दुनिया से कुछ पैसे कमा लिए हैं। हम उसे पूरी तरह देखते हैं और जब युवा इधर उधर घूमता है तो लोग उसे घूरते हैं, सोचते हैं कि वह कोई अभिनेता या मॉडल होगा। उसकी शर्ट पर जादू किया गया है जिससे वह हमेशा साफ रहती है, लेकिन वह सोचता है कि उसे कुछ और कपड़े खरीद लेने चाहिए ताकि वह हमेशा एक जैसा न दिखे। इसी बीच हम एक निर्देशक को एक अन्य आदमी पर चिल्लाते हुए देखते हैं। वह आदमी एक मॉडल शू का मैनेजर है, लेकिन शू अपने शूट के लिए नहीं आया है। मैनेजर को शू का फोन आता है और पता चलता है कि वह रास्ते में है, लेकिन
निर्देशक नाराज हो जाता है क्योंकि शॉ सभी की, खासकर माई और यूकी, शूट के लिए तैयार लोगों के समय का सम्मान नहीं कर रहा है। वहाँ अन्य मॉडल भी हैं जो सुबह से इंतजार कर रहे हैं। फोटोशूट की थीम एक कपल के इर्द गिर्द केंद्रित है, इसलिए उसके बिना शूट करना असंभव है। निर्देशक सोचता है कि अब क्या किया जाए, और चूंकि सभी लोग शूट शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं, वह तय करता है कि उन्हीं में से किसी को शॉ की जगह लेने के लिए देखे। जब यूया खरीदारी करता है तो विकल्पों की अधिकता से वह अभिभूत हो जाता है। कुछ लड़कियां उसके पास आती हैं और उसे चिंता होती है कि यह कोई बिक्री की चाल तो नहीं। वे उसके बारे में जानना चाहती हैं और उसकी खरीदारी में मदद करने की पेशकश करती हैं। वह नहीं चाहता कि वे बुरा महसूस करें, इसलिए वह उन्हें जितना हो सके विनम्रता से मना कर देता है। लड़कियां हैरान रह जाती हैं और वे उसके बारे में घबराने लगती हैं, लेकिन यूया सोचता है कि क्या उसने उनके साथ सही तरीके से व्यवहार किया। निर्देशक को किसी विकल्प की तलाश में मुश्किल हो रही है, लेकिन वह अपने सहायक से कहता है कि वे हार नहीं मान सकते। वे यूया के पास से गुजरते हैं और निर्देशक तुरंत सोचता है कि वही सही व्यक्ति है। यूया के पास आकर निर्देशक उसे अपनी स्थिति समझाता है, लेकिन वह उन सभी लोगों के बारे में सोचता है जो उस पर निर्भर हैं, और आखिरकार वह उनका मॉडल बनने के लिए राजी हो जाता है। वह उनकी शूटिंग के लिए बॉयफ्रेंड की भूमिका निभाता है, अलग अलग कपड़ों और पोज में फोटो खिंचवाता है। निर्देशक उससे कहता है कि और सेक्सी दिखो, लेकिन यूया को इस निर्देश में दिक्कत होती है। लेकिन माई उससे कहती है कि पहली बार के लिए वह अच्छा कर रहा है, और यूया उसकी नजरों में खो जाता है। वह उसका धन्यवाद करती है कि उसने उनकी मदद की, लेकिन यूया देखता है कि वह उसके और करीब आ रही है। निर्देशक नोट करता है कि यूया कुछ ज्यादा ही अकड़ा हुआ लग रहा है। वे अपनी अगली लोकेशन पर जाते हैं और यूया माई से प्रभावित होता है कि वह इतनी प्रोफेशनल है, जबकि वे लगभग एक ही उम्र के हैं, इसलिए वह भी अपनी पूरी कोशिश करने का निश्चय करता है। लेकिन माई वह अगले शॉट के लिए उससे निपट जाती है, और जैसे ही वह उसके करीब आती है यूया घबरा जाता है। निर्देशक माई से कहता है कि और भी करीब आओ, तो वह यूया के चारों ओर अपनी बाहें डाल देती है और भी करीब आ जाती है, जिससे यूया और ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है और भीड़ उन्हें देखने लगती है। इसी बीच दूसरी दुनिया में हम राजकुमारी लेक्सिया को देखते हैं जो सोच रही हैं कि उन्हें कैसे बचाया गया था। वह बाहर जाने का फैसला करती हैं और उनका शूरवीर पूछता है कि वह कहां जा रही हैं। वह कहती हैं कि वह उस अंधेरे जंगल में वापस जा रही हैं ताकि उस व्यक्ति को ढूंढ सकें जिसने उन्हें बचाया था, लेकिन शूरवीर कहता है कि उस जंगल में कोई भी जीवित नहीं रह सकता। लेक्सिया जोर देती हैं कि उन्हें किसी ने बचाया था और उन्हें उस व्यक्ति का धन्यवाद करना है जिसने उन्हें बचाया। शूरवीर उन्हें वापस जाने के खतरों के बारे में चेतावनी देता है, लेकिन वह कहती हैं कि इस बार वे सभी उनके साथ चलेंगे, और सोचते हैं कि उन्होंने इतनी लापरवाह आदत किससे पाई है। मॉल में वापस शूटिंग खत्म हो जाती है और यूया थक चुका है। मियो एक बार फिर उसका धन्यवाद करती है और यूया हल्के से अपने पेय में घुट जाता है। मियो उसे अपना रुमाल देती है, लेकिन यूया चिंतित है क्योंकि वह पसीने से भीगा हुआ है और वह अपनी आस्तीन भी इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि कपड़े उसके नहीं है। यूया अपने मॉडलिंग अनुभव के बारे में सोचता है और सोचता है कि मियो इसमें कितनी शानदार है, लेकिन मियो कहती है कि वह अब इसकी आदी हो गई है और बताती है कि जब वह नई थी तो कितनी बार गलतियां करती थी। वह सोचता है कि यह पहली बार है जब उसने इतने फैशनेबल कपड़े पहने हैं, क्योंकि अतीत में उसे ऐसा मौका नहीं मिला। वह सोचता है कि मियो ने मॉडलिंग क्यों शुरू की, और वह बताती है कि वह चाहती थी कि लोग उसे नोटिस करें क्योंकि उसके माता पिता हमेशा व्यस्त रहते थे और उसके साथ समय नहीं बिता पाते थे। और फिर जब उसके कुछ प्रशंसक बनने लगे तो उसने इसलिए जारी रखा क्योंकि अब लोग उसका उत्साहवर्धन कर रहे थे और उसे अच्छा लगता था कि वह उन लोगों को खुशी दे सकती है जो उसे देखते हैं। वह उसे बताती है कि वह भी यह कर सकता है, कहती है कि उसे अपनी गति से चलना चाहिए और उसे याद दिलाती है कि रास्ते में हर पल का आनंद ले। जब वे बातें कर रहे होते हैं, निर्देशक उनकी कई कैंडिड तस्वीरें लेता है, लेकिन उसी समय शॉ अचानक आ जाता है और भीड़ उसे देखकर उत्साहित हो जाती है। वह मियो के पास आता है और कहता है कि वे अपनी शूटिंग शुरू कर सकते हैं। वह उसे दीवार से सटा देता है और उसके साथ ड्रिंक पर जाना चाहता है, लेकिन यूया देखता है कि वह असहज है। वह बीच में रोकता है और हैरान होता है। नोह घूंसा मारता है, यूया उसे दूर फेंकता है। सभी हैरान होते हैं। यूया सोचता है घूंसा कितना धीमा था। वह चिंता करता है कहीं उसने हंगामा तो नहीं किया। सोचता है इतने अच्छे दिखने वाले लड़के को पीटने से उसे परेशानी होगी, लेकिन भीड़ उसकी तारीफ करती है। सोचती है कि वह कितना कूल है। शो हैरान है कि वह कैसे हार गया जबकि वह बॉक्सिंग करता है। डायरेक्टर उसे जाने को कहता है क्योंकि सब कुछ 4K में रिकॉर्ड हो चुका है। शो भाग जाता है। मियो उसकी मदद के लिए धन्यवाद देती है, बताती है कि शो उसका पीछा कर रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। डायरेक्टर कहता है कि शो का व्यवहार हमेशा खराब रहा है और अब उसके लिए फिर से काम मिलना मुश्किल है। वह सोचता है क्या यूया को और मॉडल में दिलचस्पी है। यूया उन्हें धन्यवाद देता है कि उन्होंने उसे पेशेवरों के साथ काम करने का मौका दिया, लेकिन उसे लगता है कि वह यह काम ठीक से करने के लिए काफी अच्छा नहीं है, इसलिए वह प्रस्ताव ठुकरा देता है। डायरेक्टर उसके फैसले का सम्मान करता है और वे उसे शूट के कपड़े मदद के लिए दे देते हैं क्योंकि वे भुगतान नहीं कर सकते थे क्योंकि वह शौकिया है। यूया सोचता है कि उसके लिए यह अनुभव ही काफी था, लेकिन डायरेक्टर कहते हैं कि मेहनताना मिलना स्वाभाविक है, खासकर जब वही था जिसने मदद की थी। तो यूया यह स्वीकार कर लेता है। मियो आशा करती है कि भविष्य में वह फिर उसके साथ काम कर सके और वे उसे शुभकामनाएं देते हैं। बाद में कार में डायरेक्टर सोचते हैं कि अफसोस है कि यूया आगे नहीं बढ़ना चाहता, जबकि जानते हैं कि वह स्टार बन सकता था। फोटो देखते हुए मियो सोचती है कि यूया कितना अलग था। डायरेक्टर देख सकते हैं कि वह शर्मा रही है, तो वह उसे छेड़ते हैं कि शायद उसे यूया में दिलचस्पी है। यूया अपनी अलमारी व्यवस्थित करता है, अपने सारे नए कपड़े पैक करता है और हम देखते हैं कि उसकी फोटो हर जगह फैल गई है। एजेंसी सोच रही है कि वह कौन हो सकता है और हम एक महिला को देखते हैं जो उसे साइन करने को बेताब है। वह अपने सहयोगी को आदेश देती है कि किसी और एजेंसी से पहले उसे ढूंढे। यह देखकर कि वह नौसिखिया होते हुए भी माई के साथ खड़ा हो सका, वह महिला ठान लेती है कि उसे किसी भी हाल में जाने नहीं देगी। हम देखते हैं कि लेक्सी के शूरवीर कुछ गोब्लिन्स से लड़ रहे हैं। शूरवीर लड़ रहे हैं, अचानक एक गोब्लिन लेक्सी के पीछे आता है, लेकिन गोब्लिन को हरा दिया जाता है क्योंकि यूया आ जाता है। वे हैरान रह जाते हैं और यूया बिना मेहनत के गोब्लिन को मार देता है। लेक्सी खुश है कि वह सच में है और यूया गोब्लिन को पूरी तरह खत्म कर देता है। वह एक शूरवीर का इलाज करता है और लेक्सी उसके पास आती है, कहती है कि वह उससे कुछ कहने डार्क फॉरेस्ट आई थी। यूया सोचता है कि वह क्या चाहती है, अचानक पूछती है क्या वह उससे शादी करेगा, जिससे सब हैरान होते हैं। शूरवीर सोचता है कि वह क्या सोच रही है, उसे उसकी राजकुमारी की हैसियत याद दिलाता है और कहता है कि वे यूया के बारे में कुछ नहीं जानते। लेक्सी कहती है कि यह पहली नजर का प्यार है। दोनों बहस करते हैं, लेकिन यूया टोकता है और कहता है कि जंगल में रहना खतरनाक है, इसलिए वह उन्हें अपने घर आने का न्योता देता है। यह जानकर वे हैरान होते हैं कि वह सच में जंगल में रहता है। वे उसके घर को देखकर दंग रह जाते हैं और शूरवीर अपना परिचय देता है कि वह ओवेन है, आर्जेलिया नाइट्स का कप्तान, और वह लेक्सी का परिचय आर्जेलिया की पहली राजकुमारी के रूप में कराता है, ये बताते हुए कि वह सिंहासन की दूसरी उत्तराधिकारी है। वह फिर उन्हें बचाने के लिए धन्यवाद देती है और यूया को चिंता होती है कि उसने राजकुमारी के सामने गलत व्यवहार तो नहीं किया। वे उसे चिंता न करने को कहते हैं क्योंकि यह आधिकारिक यात्रा नहीं है और वह रक्षक है। यूया परिचय देता है, लेकिन नाम अजीब लगता है और वे सोचते हैं शायद वह किसी और देश से है। लेक्सी कल्पना करती है कि वह किसी दूसरे देश के शाही परिवार का सदस्य हो सकता है, लेकिन ओवेन अन्य संभावनाओं को लेकर चिंतित है। ओवेन बताता है कि वे लोग उसे ढूंढने ही वहां आए थे क्योंकि जब पहली बार उसने लेक्सी को बचाया था तब लेक्सी को धन्यवाद देने का मौका नहीं मिला। वह कहती है कि उस दिन के बाद से वह उसके बारे में सोच रही है और कहती है कि उसने पहली बार ऐसा महसूस किया है और फिर उससे शादी का प्रस्ताव रखती है। यूया हैरान रह जाता है और सोचता है कि यह प्रस्ताव अचानक है, जिससे राजकुमारी को लगता है कि प्यार इतना आसान नहीं हो सकता। वह अपने द्वारा पढ़े गए हर रोमांस उपन्यास के बारे में सोचती है कि प्यार में हमेशा कुछ बाधाएं होनी चाहिए और अगर सब कुछ इतनी आसानी से हो गया, इसलिए उसने दोस्ती से शुरुआत करने को कहा। यूया अपने पिछले अनुभवों के बारे में सोचकर घबरा जाता है, लेकिन वह उसकी दोस्त बनने के लिए मान जाता है। ओवेन बताते हैं कि वे वहां एक और वजह
से भी हैं। राजा चाहते हैं कि यूया शाही महल आए ताकि वे व्यक्तिगत रूप से आभार व्यक्त कर सकें। यूया हिचकिचाता है, लेकिन ओवेन कहते हैं कि यह शाही आदेश है और जब तक यूया सहमत नहीं होता वे जा नहीं सकते, इसलिए यूया को निमंत्रण स्वीकार करना पड़ता है। ओवेन बताते हैं कि इसमें यात्रा सहित लगभग 5 दिन लगेंगे, लेकिन यूया सोचता है कि इससे उसके नए स्कूल की शुरुआत में बाधा आएगी, इसलिए वह बैठक टालने को कहता है। ओवेन कहते हैं कि वे खुश हैं, जब भी यूया जाने का फैसला करेगा वे उसका इंतजार करेंगे। वे विदा लेते हैं। लेक्सिया कहती है कि वह तैयार रहे क्योंकि अगली बार मिलने पर वह उसका दिल जीतने का इरादा रखती है। राजधानी के किसी हिस्से में हम एक आदमी को लेक्सिया की हत्या की असफल कोशिश की रिपोर्ट करते हुए देखते हैं। हम एक नकाबपोश आदमी को देखते हैं और हमें पता चलता है कि उसने लेक्सिया के पीछे हथियारे भेजे थे, लेकिन वे डार्क फॉरेस्ट में चले गए और वहां राक्षसों ने उन हथियारों को मार डाला। लेकिन नकाबपोश आदमी सोचता है कि लेक्सिया बिना किसी हथियार के कैसे लौट आई और वह अपने आदमी को चेतावनी देता है कि अगली बार वह असफल न हो। वह अपना नकाब उतारता है जिससे उसका विकृत चेहरा सामने आता है और हमें पता चलता है कि वह शाही परिवार का हिस्सा है क्योंकि वह लेक्सिया से बदला लेने की कसम खाता है। यूया अपने घर पर अपने कैलेंडर पर उस दिन को चिन्हित करता है जब वह राजा से मिलने की योजना बना रहा है। वह नई यूनिफॉर्म पहनता है और अकादमी में अपने पहले दिन के लिए निकलता है। चलते समय सब उसे घूरते हैं, सोचते हैं कि वह कोई मशहूर मॉडल होगा। पहुंचने पर निदेशक उसका स्वागत करता है, लेकिन माफी मांगता है क्योंकि उसके पास बात करने का समय नहीं है और यूया से कहता है कि वह स्कूल में खुद का आनंद लेना याद रखे। यूया को कक्षा में एक आधिकारिक छात्र के रूप में पेश किया जाता है। हम रियो और शिंगो को देखते हैं जो उसे देखकर खुश हैं। फिर एक सॉकर गेम में एक छात्र रॉय गोल करता है और लड़कियां तालियां बजाती हैं। यूया साइडलाइन से देखता है, उसकी प्रतिभा से प्रभावित होता है। तभी लड़की कैदी उसके पास आती है। वह पूछती है कि वह खेल में क्यों नहीं शामिल होता, लेकिन यूया कहता है कि उसके पास जिम के कपड़े नहीं है। वह देखता है कि रॉय खुद विरोधी टीम का सामना करता है, लेकिन वह उन्हें चकमा देता है और गेंद अकीरा को पास कर देता है। अकीरा गोल की ओर दौड़ता है, अपनी खास चाल का इस्तेमाल करने की तैयारी करता है, लेकिन वह गड़बड़ा जाता है और गेंद कैदी की ओर मारता है। हालांकि यूया उसे रोकता है और इसी में खुद भी गोल करता है। सभी हैरान हैं, सोचते हैं वह इतनी तेजी से कैसे हिल सकता है। वह देखता है कि कैदी ठीक है या नहीं, लेकिन कलाई देखकर स्तब्ध रह जाती है। अकीरा माफी मांगने दौड़ता है, कसम खाता है कि वह उसका सेवक बनेगा, लेकिन कैदी कहती है कि वह ठीक है और मना कर देती है। रियो अकीरा के लिए गवाही देती है, कहती है कि वह थोड़ा अजीब है और अकीरा उसे दोनों को बचाने के लिए धन्यवाद देता है। जब वह जिम क्लास के लिए कपड़े बदलने जाती है, लड़कियां यूया के बारे में बातें कर रही हैं, सोचती हैं कि वह राजकुमार है। कैदी उसे सब कुछ बताती है जो हुआ था और लड़कियां सोचती हैं कि उसका जरूर कोई गर्लफ्रेंड होगा क्योंकि वह इतना कूल है। लेकिन काओरी और कैदी दोनों जोर देती हैं कि अभी तक कुछ भी पक्का नहीं हुआ है। अपनी अगली क्लास के बाद यूया काओरी को मैदान में देखकर हाथ हिलाता है, लेकिन अचानक कुछ गुंडे मोटरबाइक पर आ धमकते हैं। वे लड़कियों को घेरते हैं, बैट घुमाते हैं और सभी छात्र यह हंगामा देखते हैं। वे इस ग्रुप को पहचान लेते हैं, रेड ऑगर्स, जो इलाके का सबसे खतरनाक गुंडों का गिरोह है। यूया उन्हें पहचान लेता है और देखता है कि उसके भाई बहन भी उसी ग्रुप के साथ हैं। काओरी सोचती है कि वे उनके स्कूल में क्या कर रहे हैं और यूया का भाई युता उसे निर्देशक की बेटी के रूप में पहचानता है। यूया उन दोनों को पहचान लेता है। वे कहते हैं कि वे उससे बदला लेने आए हैं क्योंकि उसने उन्हें नीचा दिखाया और यूया को अकादमी में लिया गया। काओरी उन्हें चेतावनी देती है कि पुलिस आ रही है, लेकिन यूया की बहन सौरा सोचती है कि उनके पास समय है, इसलिए वे उसे अगवा करने की योजना बनाते हैं। गुंडे उसे घेर लेते हैं। स्थिति बहुत खराब है। यूया उसे बचाना चाहता है, लेकिन उसके पैर कांपते हैं। उसने इससे ताकतवर विरोधियों से भी लड़ाई की है। वह बदमाश का सामना कर आहत है। दोस्त उसकी चिंता करते हैं क्योंकि वह घबरा जाता है, लेकिन वह खुद को संभाल लेता है। वह खिड़की खोलता है और बाहर कूद जाता है, जिससे सभी चौंक जाते हैं क्योंकि वे चौथी मंजिल पर है। यूया बिना चोट के उतरता है। वह दौड़ता है और अपने पुराने दुश्मन अराकी का सामना करता है, जो कहता है कि अब उसे सबक सिखाना है। वह अपने लड़कों को यूया पर छोड़ता है, लेकिन यूया उनके हमलों को चकमा देता है और सबको निहत्था कर देता है। अराकी हमला करता है, लेकिन यूया उसके पास से दौड़ जाता है क्योंकि उसका ध्यान काओरी को बचाने पर है। लेकिन उसे एक विशालकाय आदमी ओमोरी रोक लेता है। वह आदमी उस पर झपटता है, लेकिन यूया हिलता भी नहीं और उसे एक तरफ फेंक देता है। यूया काओरी के पास पहुंचता है और देखता है कि वह ठीक है या नहीं, लेकिन गैंग का बॉस यूया पर झपटता है। यूया किसी तरह बच जाता है, लेकिन बॉस अपनी बाइक से हमला करता है। यूया रास्ते से कूद जाता है और वह आदमी अपना नियंत्रण खो बैठता है और अपनी बाइक क्रैश कर देता है। बॉस बेहोश हो जाता है और पुलिस आ जाती है। सभी गुंडे गिरफ्तार होते हैं और छात्रों को कक्षाओं में लौटने को कहा जाता है। यूया देखता है कि काओरी ठीक है। वह अचानक कमजोर हो जाती है। यूया उसे थाम लेता है और दोनों एक खास पल साझा करते हैं। तभी यूया सोचता है कि लाल ओगर बेकार थे, लेकिन गैंग का बॉस अचानक उसका गला दबाकर पकड़ लेता है और उसे दोषी ठहराता है। सारा उसके लिए विनती करती है, लेकिन उसे लात मारकर दूर कर दिया जाता है और यूया का गला दबाया जाता है, लेकिन यूया बीच में आकर उन्हें अलग कर देता है और यूया उसका धन्यवाद करता है। बॉस उस पर हमला करता है, लेकिन यूया उसे डरा देता है। छात्र सोचते हैं कि क्या हुआ, लेकिन सब शांत हो जाता है और यूया सोचता है कि उसने उन्हें क्यों बचाया। यूया कहता है कि भले ही वे उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, वे उसका परिवार है, इसलिए वह उन्हें छोड़ नहीं सकता था। उसका भाई भावुक होकर रो पड़ता है और वे उससे माफी मांगते हैं, अपनी हर गलती के लिए क्षमा याचना करते हैं। उसके दोस्त उसके साथ जुड़ते हैं और वह उनसे उस परेशानी के लिए माफी मांगता है जो उसकी वजह से हुई, लेकिन वे उससे बहुत प्रभावित हैं। सोचते हैं कि वह खिड़की से कैसे कूदा। यूया दूसरी दुनिया में कुछ खोजबीन करने जाता है, लेकिन उसे ओवेन की चेतावनी याद आती है, जिसमें उसने बताया था कि डार्क फॉरेस्ट को इस भूमि का सबसे खतरनाक क्षेत्र माना जाता है, जहां ऐसे राक्षस हैं जो इतनी ताकतवर हैं कि आसानी से किसी शहर को नष्ट कर सकते हैं। तो यूया साधु के बारे में सोचता है जो पहले इस घर का मालिक था। वह जंगल में और गहराई तक जाता है ताकतवर राक्षसों की तलाश में। तभी उसे एक चीख सुनाई देती है। एक ऑर्क एक पिल्ले पर हमला कर रहा है। पिल्ला काली ऊर्जा से चमक रहा है, लेकिन वह बहुत कमजोर है। यूया दूर से देखता है और पाता है कि ऑर्क लेवल 600 का है, जिसकी 20,000 से ज्यादा अटैक पॉइंट्स हैं। यूया सोचता है कि उसकी कोई संभावना नहीं, इसलिए वह बचाने का विचार छोड़ता है, लेकिन ऑर्क कुत्ते को पीटता और शरीर पर पैर रख उछलता है। यूया खुद को वहां से नहीं रोक पाता। सोचता है उसके दादा क्या करते, इसलिए मदद करने का फैसला करता है कि शायद वह ऑर्क का ध्यान भटका सके। वह उस पर झपटता है, लेकिन उसे एक ही वार में हरा देता है और फिर सोचता है कि इतनी देर तक हिम्मत जुटाई जबकि सब कुछ इतनी आसानी से खत्म हो गया। लेकिन वह उस ऑगर को याद करता है जिसे उसने लेवल 1 पर हराया था और अब वह उस आर्शी के बारे में सोचता है जिसने पागलपन भरे हथियार बनाए। वह कुत्ते की जांच करता है, लेकिन कुत्ता उस पर गुर्राता है। वह उसे एक पोषण देने की कोशिश करता है, लेकिन कुत्ता बेहोश हो जाता है। वह जल्दी से कुत्ते का इलाज करता है और कुत्ता उससे लगाव महसूस करने लगता है। वह उसे बात करने की कोशिश करता है और उसे पता चलता है कुत्ता बिल्कुल अकेला है और उसके पास जाने के लिए कोई डर नहीं है, तो वह उसे अपने साथ रखने का प्रस्ताव देता है। कुत्ता खुशी खुशी मान जाता है और यूया को अचानक टेमिंग स्किल मिल जाती है, जिससे कुत्ता उसका नया साथी बन जाता है। वह उसके स्टैट्स देखता है और पाता है कि वह असल में लेवल 500 का ब्लैक फेनरर है और उसके स्टैट्स देखकर वह बहुत प्रभावित होता है और उसकी काली फर को देखकर वह उसका नाम नाइट रखने का फैसला करता है, जो खुशी खुशी उस पर कूद जाता है। वे दोनों उसके घर वापस जाते हैं और वह ऑर्क किंग द्वारा छोड़े गए आइटम्स को देखता है। वहाँ एक एस रैंक का मैजिक स्टोन है और ऑर्क किंग द्वारा इस्तेमाल की गई तलवार और कवच भी है। यह गियर इंसानों द्वारा इस्तेमाल नहीं हो सकता, पर उनके लिए यह संभव है, तो फिर से गढ़ा जा सकता है। वहाँ एक दुर्लभ ब्रश है जिसमें बालों की वृद्धि की क्षमता है, लेकिन वह इसका इस्तेमाल नाइट को ब्रश करने में करता है। वह अपने खुद के आंकड़े देखता है और पाता है
है कि वह अभी भी स्तर 235 पर है। उसे यह अजीब लगता है कि वह स्तर नहीं बढ़ा जबकि उसने स्तर 600 के राक्षस को हरा दिया, लेकिन वह सोचता है कि वह अंततः लेवलिंग सिस्टम को समझ जाएगा। वास्तविक दुनिया में वापस वह नाइट को अपने घर में छोड़ देता है जब वह स्कूल जाता है। वह अपने दोस्तों से पूछता है कि क्या आसपास कोई पालतू जानवरों की दुकान है, ये बताते हुए कि उसने अभी अभी एक कुत्ता गोद लिया है। काइडे यह सुनकर उत्साहित हो जाती है और तस्वीरें देखने के लिए कहती है, लेकिन यूया उसके इतना करीब आने पर घबरा जाता है। वह माफी मांगती है और यूया कहता है कि उसके पास कोई तस्वीर नहीं है क्योंकि उसके पास स्मार्टफोन नहीं है। उसके दोस्त उसे थोड़ा अजीब समझते हैं, लेकिन वह कहता है कि उसे इसकी जरूरत नहीं पड़ी। वे उसे पास की पालतू जानवरों की दुकान के बारे में बताते हैं, लेकिन कहते हैं कि वे स्कूल के बाद उसके साथ नहीं जा सकते। लेकिन काइडे उसे ले जाने का प्रस्ताव देती है। यूया उसकी मदद के लिए उसे धन्यवाद देता है, लेकिन काइडे सोचती है कि यह डेट जैसा हो सकता है। फिर भी वह उसे चिंता न करने को कहती है। घर पहुंचने पर नाइट उसकी ओर दौड़ता है और यूया उसे वे चीजें दिखाता है जो काइडे ने दुकान से चुनने में मदद की थी। वह नाइट को नया कॉलर देता है और तय करता है कि उन्हें टहलने जाना चाहिए। वे पार्क जाते हैं जहां सब उसे घूरते हैं, सोचते हैं कि वह कितना कूल है और नाइट कितना प्यारा है। आखिरकार वह काउरी से टकरा जाता है और वह नाइट का परिचय उससे कराता है। वह नाइट को सहलाने लगता है और उसे बहुत प्यारा पाता है, जबकि देखने वाले सोचते हैं कि वे एक परफेक्ट कपल है। काउरी उससे नाइट की नस्ल के बारे में पूछती है, लेकिन वह दिखावा करता है कि उसे नहीं पता क्योंकि वह नहीं बता सकता कि यह एक फैनरियर है। लेकिन काउरी समझ जाती है कि वह बहुत होशियार है और खुश है कि यूया ने उसे गोद लिया। एक लड़की यूया को पुकारती है और पता चलता है कि वह यूए है, वही मॉडल जिसके साथ उसने काम किया था। पता चलता है कि वह भी इसी इलाके में रहती है और पार्क में टहलने आती है। यूया लड़कियों का परिचय कराता है और लोग हैरान रह जाते हैं कि वह एक और खूबसूरत लड़की के साथ है। जैसे ही लोग यूए को पहचानने लगते हैं, वह और भी ज्यादा ध्यान आकर्षित करने लगता है। कोई हंगामा न हो इसलिए यूया जाने का फैसला करता है, लेकिन वह फिर से उससे मिलने की उम्मीद करता है। उसके जाने के बाद काउरी सोचती है कि क्या यूए उसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन यूया हैरान रह जाता है। वह कहता है कि उसने उससे सिर्फ एक बार ही मुलाकात की है और वह उसके लिए बहुत अच्छी है, लेकिन काउरी उससे सहमत नहीं होती। अचानक एक महिला चिल्लाती है क्योंकि एक आदमी उसका पर्स लेकर भाग जाता है। काउरी सोचती है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए और यूया नाइट को उस आदमी के पीछे जाने के लिए कहता है। वह बूढ़ी महिला का हालचाल पूछता है और नाइट जल्दी ही उस आदमी को घसीटते हुए वापस ले आता है। यूया काउरी से पुलिस को बुलाने के लिए कहता है, लेकिन वह आदमी खुद को छुड़ाकर काउरी को रोकने के लिए उस पर झपटता है, लेकिन यूया बीच में आ जाता है, आसानी से उसे निहत्था कर देता है और काबू में कर लेता है। भीड़ उसकी तारीफ करती है, सोचती है कि वह कितना कूल है और काउरी एक बार फिर उसकी जान बचाने के लिए उसका धन्यवाद करती है। वे उस आदमी को पुलिस के हवाले कर देते हैं और यूया घर लौट जाता है। यूया डार्क फॉरेस्ट में और गहराई तक खोजबीन करता रहता है। नाइट के साथ मिलकर वे अनगिनत राक्षसों का सामना करते हैं। वे एक और ओरेकिंग के पास पहुंचते हैं, लेकिन इस बार नाइट अपनी क्षमताएं दिखाता है, उसकी गर्दन पर काटता है और अकेले ही उसे हरा देता है। आगे बढ़ते हुए वे एक क्रिस्टल डियर के पास पहुंचते हैं जिसका स्तर 630 है। यूया अदृश्य रहते हुए उसे देखता है और पाता है कि उसकी जादुई शक्ति बहुत प्रभावशाली है। वह सोचता है कैसे नजदीक जाए, लेकिन हिरन उसकी अदृश्यता के बावजूद उसे महसूस कर लेता है, जिससे यूया को सोचने का समय नहीं मिलता। वह उन पर हमला करने दौड़ता है, दोनों अलग हो जाते हैं। नाइट हमला करता है, लेकिन हिरन जादू से अपनी रक्षा के लिए विस्फोट करता है। वह फिर हमला करता है और यूया पर पानी की तेज धार छोड़ता है, लेकिन यूया उसे चकमा देने में सफल होता है। यूया सोचता है कि उन्हें मिलकर काम करना चाहिए, इसलिए वह नाइट से कहता है कि उसके लिए एक मौका बनाए। नाइट अपनी गति से हिरन के चारों ओर कूदता है, लेकिन हिरन अपनी जादू शक्ति से पलटवार करता है, जिससे इलाके में अनगिनत विस्फोट होते हैं। लेकिन नाइट एक वॉर करने में सफल हो जाता है और यूया इस मौके का फायदा उठाकर उसे खत्म कर देता है। वह आइटम ड्रॉप्स को देखता है और एक डिब्बा उसकी नजर में आ जाता है। जब वह उसे जांचता है तो पता चलता है कि यह एक पोर्टेबल बाथ सेट है जो अपने आप साफ रहता है और इसमें एक प्राइवेसी फीचर भी है जिससे कोई अंदर नहीं देख सकता। उसे ऐसा आइटम पाकर बहुत हैरानी होती है और वह इसे आजमाने का फैसला करता है। उसे पता चलता है कि इसमें कई सेटिंग्स हैं जिन्हें वह चुन सकता है। जंगल के बीच में इसका इस्तेमाल करना बहुत खतरनाक है, इसलिए वह रात के लिए अपने घर लौटने का फैसला करता है और नाइट के साथ आरामदायक स्नान करता है। अगले दिन वे एक नीडल रोलर से लड़ते हैं जिसकी गति असाधारण है। शुरुआत में उसे मुश्किल होती है, लेकिन वह इसकी हरकतों का अनुमान लगाकर इसके हमले से बच जाता है, जिससे वह दीवार में फंस जाता है और वह उसे हरा देता है। आखिरकार वह लेवल 240 पर पहुंच जाता है और नाइट भी लेवल 510 तक पहुंच जाता है, जहां वह राक्षस टकराया था और एक गुफा दिखाई देती है तो वे उसे देखने का फैसला करते हैं। यूया दुश्मनों की तलाश करता है, लेकिन वहां किसी भी राक्षस के कोई संकेत नहीं है। जैसे ही वे एक बड़े कमरे में पहुंचते हैं, गुफा अचानक रोशनी से भर जाती है। जब वे चारों ओर देखते हैं तो यूया एक शब्द देखकर चौंक जाता है, लेकिन नाइट फर्श पर पड़ी एक किताब की ओर इशारा करता है। यूया उसे देखता है और पता चलता है कि वह बुक ऑफ सेज है। जब यूया उस किताब को पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि वह साधु सब कुछ कर सकता था, हर तरह की कला में निपुण था और एक देवता जितना शक्तिशाली बन गया था। यहाँ तक कि देवताओं ने भी उसे अपने साथ शामिल होने के लिए कहा, लेकिन उसने उनका निमंत्रण ठुकरा दिया। किताब यूया से बात करने लगती है, उसे चेतावनी देती है कि जैसे जैसे वह और शक्तिशाली होगा, उसके आसपास के लोग उससे डरने लगेंगे। यूया सोचता है कि वह ऐसा होने से कैसे रोक सकता है और तभी उसे साधु की आवाज सुनाई देती है जो उसे ऐसे लोगों को खोजने के लिए कहती है जिन पर वह भरोसा कर सके। साधु उससे पूछता है कि क्या वह कुछ जानना चाहता है और यूया जादू सीखने की इच्छा जताता है, इसलिए साधु किताब को अपनी सारी जादू से जुड़ी जानकारी से भर देता है। लेकिन वह यह नोट करता है कि यूया जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि उसके शरीर में जादुई सर्किट्स नहीं है, क्योंकि वह दूसरी दुनिया से है। हालांकि साधु यह तय करता है कि वह अपने जादुई सर्किट्स यूया को दे देगा और यूया से कहता है कि वह खुशियां पाए और एक अच्छा जीवन जी। यूया अपने घर लौटता है और किताब से जादू का इस्तेमाल करना सीखना शुरू करता है। वह शुरुआत करता है अपने आसपास की जादुई ऊर्जा को महसूस करके और वह जादुई ऊर्जा को नियंत्रित करने की कला सीखता है। वह सीखता है कि उसे बस अपनी हथेली में जादुई ऊर्जा इकट्ठा करनी है और जिस जादू का इस्तेमाल करना है उसकी कल्पना करनी है। तो वह इसे आजमाने के लिए बाहर जाता है, पानी के गेंद की कल्पना करता है और ऐसा लगता है कि नाइट भी सीख रहा है। वह उस गेंद को एक पेड़ पर फेंकने की कोशिश करता है और यह बेहद ताकतवर साबित होती है, सीधा पेड़ को चीरते हुए निकल जाती है। इसी बीच रॉयल केपो में ओवेन अपनी रिपोर्ट राजा को देता है। वह राजा को यूया के बारे में बताता है, लेकिन जैसे ही वह बताता है कि राजकुमारी ने यूया को प्रपोज किया, राजा अपना आपा खो बैठता है। सोचता है कि यूया ने उसकी बेटी को फुसला लिया है। वापस स्कूल में यूया ख्यालों में खो जाता है। आशी की किताब के बारे में सोचता है जो उसे जादू का इस्तेमाल करने को लेकर चेतावनी देती है, क्योंकि जो तकनीकें वह सीख रहा है वे दूसरी दुनिया में भी आम नहीं है। शिक्षक उन्हें याद दिलाते हैं कि वे अगले हफ्ते कैंपिंग पर जाएंगे और उन्हें 4-4 के समूह में बांट देते हैं। यूया को कैडी के साथ अकीरा और एक लड़की जिसका नाम रिन है
के साथ एक समूह में रखा जाता है। कैदी इस यात्रा को लेकर उत्साहित है, लेकिन यूया बताता है कि उसके पास असल में कोई कैंपिंग का सामान नहीं है। So Kaidi suggests that they go shopping. They head to the mall where Shingo is surprised to see Kaori joining them. Rio also can't believe Yuya is friends with Kaori because most people find her unapproachable since she is the director's daughter, but she tells them just to think of her as any other student. Yuya wonders where Akira is, and Shingo mentions how he couldn't make it. They head inside and they help Yuya pick out a backpack. They decide to hang out and they end up at an arcade. Shingo gets excited seeing his favorite character in a crane game, but says he is terrible at the game. Yuya decides to give it a go using his detect weakness skill. He finds the weak spot and manages to win the figure in a single try. Kaidi asks him to win her a cat, so he uses his skill again and easily wins it for her. He ends up winning prizes for all his friends, and Kaori says it was her first time at an arcade, thanking him for his gift. The girls decide to do some shopping for clothes, so the guys have a break and go to the cafe for a drink. Yuya thinks about how much fun he had, being able to hang out with friends for the first time, but an alarm suddenly rings as they are told there is a fire and they need to evacuate. Yuya worries about the girls, thinking that the fire would be closer to them. They reach the staircase, and Yuya asks the man if he has seen his friends. Rio gets a call from Kaidi, who tells them they are still stuck upstairs. Yuya rushes up the stairs, thinking about his friends, and he reaches the source of the fire. The sprinklers aren't enough to put it out, so Yuya thinks it's time to use his magic. He covers his body with a layer of water, allowing him to run right through the flames. We see the girls unconscious from the smoke, while Yuya rushes to find them. He manages to make it to them just in time, and he wonders if there is anyone else. He uses his detection skill to scan the building, and it seems they are the only ones left. He covers the girls with his magic, but the fire surges, and he worries they won't make it out. Meanwhile, Rio and Shindo watch from outside, telling the officers that their friends are still inside, but there is nothing they can do until they fight the fire. Yuya runs around looking for the exit, but the roof collapses, and as he dodges, Kaori drops the gift he gave her. He reaches a dead end, and he realizes there is no way out, so he uses his magic to smash through the building and make his own exit. The building shakes